हेलो माय चैनल गौतम एग्रीकल्चर स्टडी। आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा फ्रेंड इंडियन सॉइल। तो इंडियन सॉइल पे अपन जितनी भी उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस पर स्टडी करने वाले हैं डिटेल से। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और ये बहुत ही अच्छा मैटर है, मुझे ऐसा लगता है शायद ही इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिल पाएगा। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस जो भी चीज़ें हैं उस पर ध्यान देते हैं। क्या है, पृथ्वी के धरातल पर मिट्टियाँ असंगठित पदार्थों की एक परत है जो अपक्षय और विघटन के कारकों के माध्यम से चट्टानों और जैव पदार्थों से बनी है। ओके, फिर है अपक्षय तथा अपरदन के कारक भूपृष्ठ की चट्टानों को तोड़कर उसका चूर्ण बना देते हैं। इस चूर्ण में वनस्पति तथा जीव जंतुओं के गले सड़े अंश भी सम्मिलित हो जाते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं, याद रखिएगा। फिर है चट्टानों में उपस्थित खनिज तथा चूर्ण में मिला हुआ ह्यूमस मिलकर पेड़ पौधों को जीवन प्रदान करता है। मिट्टी की प्राकृतिक क्षमता फर्टिलिटी कहलाती है। फर्टिलिटी से रिलेटेड एक वीडियो बनी हुई है, तो उसके आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी आपके लिए इफ़ेक्टिव वीडियो रहेगी, तो प्लीज़ आप उसको भी देख लीजिएगा। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई है, जिसका मीन्स क्या है, फ्लोर है। जो सोलम का मीन्स है वो क्या है, फ्लोर है। मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। फिर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1956 में किया गया कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। आईसीआर द्वारा संरचनात्मक मिट्टी और खनिज मिट्टी के रंग व संशोधनात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय मिट्टी को निम्नलिखित 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। और यहाँ पास कुछ जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट रह गई है आपके लिए। इस पर भी वीडियो बन चुकी है फ्रेंड्स, सॉइल हेल्थ कार्ड पे, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, उसको भी देख लीजिएगा। उसमें डिटेल्स से रहेगा काफ़ी, उस पर क्वेश्चन भी बने हुए हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पास है अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया हुआ है। वर्ष 2015 को इन रूपों में मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र में 20 दिसंबर 2013 को किया गया था। ओके, वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय मृदा के महत्व की दिशा में वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। महासभा की इस बैठक में ही 5 दिसंबर 2014 को विश्व मृदा दिवस स्वीकार किया गया था। ओके, फिर देखिए यहाँ पास जो इसका क्लासिफिकेशन है, तो फर्स्ट है यहाँ पास जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल। ओके, भारत में पाई जाने वाली सभी मृदाओं में जलोढ़ मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत भारत का लगभग 40% क्षेत्र सम्मिलित है। याद रखिएगा कितना एरिया कवर हो रहा है इस पर, 40%, ठीक है ना। वस्तुतः जलोढ़ मृदा संपूर्ण विशाल मैदान में पाई जाती है। यह मृदा हिमालय और निकटवर्ती क्षेत्रों से निकलने वाली सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के अवसादों के निक्षेपित होने से निर्मित है। जलोढ़ मृदा पूर्वी तटीय मैदान में विशेष रूप से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा प्रदेश में पाई जाती है। इसे डेल्टाई मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा अधिक तथा फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। जलोढ़ मृदा का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। ये सब जो भी टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा।
लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। इसका रंग निक्षेपण को गहराई, जलोढ़ के गठन तथा निर्माण में लगी समयावधि पर निर्भर करता है। जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर निम्न 2 वर्गों में बांटा जाता है। ओके, फिर देखिए कौन कौन से हैं। प्राचीन जलोढ़। प्राचीन जलोढ़ में प्राय कंकड़ पाए जाते हैं। इसकी अपमृदा में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। प्राचीन जलोढ़ की अपेक्षा नवीन जलोढ़ अधिक उर्वर होती है। प्राचीन जलोढ़ को बांगर तथा नवीन जलोढ़ को खांदर कहते हैं। प्राचीन जलोढ़ के अंतर्गत सोडियम लवण अधिक होने के कारण यह क्षारीय होती है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस तथा पोटास अधिक मात्रा में, परंतु नाइट्रोजन एवं जीवाश्म कम मात्रा में पाए जाते हैं। फिर देखिए नवीन जलोढ़। खादर मृदाएं प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित रहती हैं और उनके ऊपर सिल्ट की नई परत बिछती रहती है। नवीन जलोढ़ मृदाएं सबसे अधिक उर्वर होती हैं। इनमें साधारणतः पोटास, फास्फोरिकम, चूना एवं जीवाश्म पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन इनमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस तत्वों की कमी पाई जाती है। शुष्क भागों में इनमें क्षारीय तत्व अधिक मिलता है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि कौन सी सॉइल में किसकी डिफिशियंसी होती है। ओके, भारत की लगभग आधी जनसंख्या का भरण पोषण जलोढ़ मृदाओं के द्वारा ही होता है। इन्हें खाद्यान्न उत्पादक मृदा भी कहते हैं। ओके, तो इतना क्लियर हुआ आपका। फिर देखिए ब्लैक और रेगुड सॉइल, काली या रेगुड मृदा। ओके, फिर एक क्रिटेशियस काल में बेसाल्टिक लावा के चादरी निक्षेप तथा उनके विखंड से काली मृदा का निर्माण हुए हैं। इसमें लोहे के अंश सापेक्षतः अधिक होते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से काली मृदा व उनके क्षेत्रों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया है। गहरी काली मध्यवर्ती महाराष्ट्र, सामान्य काली मध्य महाराष्ट्र, तमिल उच्च भूमि क्षेत्र, हल्की काली पूर्वी महाराष्ट्र, काठियावाड़ गुजरात, मालवा तथा झारखंड का राजमहल क्षेत्र, जलोढ़ काली महाराष्ट्र के वर्धा, बेनगंगा तथा पेनगंगा नदी घाटी क्षेत्र। ओके, फिर है काली मृदा दक्कन के पठार की प्रमुख मृदा है। याद रखिएगा, दक्कन के पठार की जो मेजर सॉइल बात करें तो प्रमुख मृदा कौन सी है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो कौन सी है? ब्लैक सॉइल है। ओके, इस मृदा का रंग काला होने के कारण इसे काली मृदा कहते हैं। यह मृदा गहरी व अपारगम होती है। गीली होने पर यह मृदा फूल कर चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर यह सिकुड़ जाती है। तो ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि कौन सी जो सॉइल होती है उस पर मतलब फैलने व सिकुड़ने का बात करें तो जो भी गुण होते हैं, ठीक है ना, करेक्टर होते हैं, वो कौन सी सॉइल में होते हैं, तो वो होते हैं आपके ब्लैक सॉइल में। और इसका जो ऑर्डर होता है वर्टिसॉल होता है। ओके, और ये कॉटन के लिए काफ़ी मतलब बात करें तो ज़्यादा उसका मतलब इस सॉइल के द्वारा ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होता है, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है कॉटन के लिए। ओके, इसीलिए इसको रेगुड सॉइल भी बोलते हैं। फिर है यहाँ पास की नेक्स्ट जो पॉइंट है, शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। यह ऐसे प्रतीत होता है जैसे मृदा में स्वतः जुताई हो गई है। नमी के धीमे अवशोषण व नमी क्षय की धीमी गति के कारण काली मृदा में लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। इसके फलस्वरूप फसलों को, विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को, शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती है। देखिए यहाँ पास यह मृदा कपास की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है, ज़्यादा बेनिफिशियल होती है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए, ठीक है ना। कपास उत्पन्न किए जाने के कारण इस मृदा को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसे रेगुड़ मृदा कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में चूना, लोहा, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जो ब्लैक सॉइल होती है वो ज़्यादा महाराष्ट्र में ही पाई जाती है, ठीक है। किंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन व जैव पदार्थों की कमी होती है। महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, मालवा पठार, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सलेम, नामनाथपुरम, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली जिलों, सौराष्ट्र व दक्षिणी राजस्थान तथा
उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र तथा झारखंड के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। यह गहरे काले रंग से लेकर हल्के काले रंग तक की मृदा है। ओके, इतना क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट जो सॉइल है वो रहेगी रेड येलो सॉइल, लाल पीली मृदा। ओके, लाल पीली मृदा का विकास उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां रवेदार अग्नि चट्टान पाई जाती है। यह मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। पश्चिमी घाट के गिरपत क्षेत्र की लंबी पट्टी में लाल दोमट मृदा पाई जाती है। याद रखिएगा, इस मृदा का लाल रंग लौह व्यापक मिश्रण के कारण होता है, फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। ओके, लाल मृदा जलयोजित होने के कारण दिखाई पड़ती है। महीन कण वाली लाल व पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती हैं। इसके विपरीत मोटे कणों वाली मृदाएं अनुर्वर होती हैं। इसमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। ओके, नेक्स्ट सॉइल रहेगी लेटराइट सॉइल। लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान व भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। वर्षा के जल के साथ चूना तथा सिलिका के कारण निक्षालित हो जाती हैं तथा लौह ऑक्साइड व एल्यूमिनियम के कण मृदा में शेष रह जाते हैं। इस मृदा में नाइट्रोजन, फॉस्फेट तथा कैल्शियम की कमी होती है, किंतु लौह ऑक्साइड व पोटाश की अधिकता होती है। लेटराइट मृदा पर्याप्त रूप से उपजाऊ नहीं होती। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लेटराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त हैं। इसके अलावा इस मृदा का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। लेटराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ओके, फिर बात करते हैं डिजर्ट सॉइल पे। मरुस्थलीय मृदा, ये मृदाएं पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती हैं। पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई ये रेतीली मिट्टियाँ सिंचाई की सुविधा मिल जाने पर अच्छी उपज दे सकती हैं। इनमें खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु ये जल में शीघ्र घुल जाते हैं। मरुस्थलीय मिट्टियों में जीवांश की भी कमी होती है। शुष्कता अधिक होने के कारण इनका कृषि कार्यों में कम उपयोग किया जाता है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा मरुस्थलीय मिट्टियों की सिंचाई करके गेहूं, कपास, सरसों, चना आदि फसलें पैदा की जाती हैं। यह मृदा श्रेणी में सम्मिलित की जाती है क्योंकि इसमें ह्यूमस व जैव पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। ओके, फिर है नेक्स्ट सॉइल हिली या फॉरेस्ट सॉइल, पर्वतीय व बनी मृदा। तो इस पर है, यह पर्वतीय ढालों, मध्य एवं शिवालिक हिमालय, पूर्वोत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के उपोष्ण पहाड़ियों पर विकसित मृदा है। इसे पर्वतीय मृदा भी कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन तथा ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है, किंतु इस मृदा में गहराई कम होती है तथा यह सारंध्र युक्त होती है। इनमें कहीं कहीं कंकड़ पत्थर के तकड़े भी मिलते हैं। यह चाय, सेब तथा केसर के कृषि हेतु उपयुक्त होती है। ये याद रखिएगा, चाय, सेब तथा केसर की कृषि हेतु उपयुक्त होती है। ऊन और कांगड़ा घाटियों तथा असम में पर्वतीय मिट्टियों में चाय, चावल तथा आलू की खेती की जाती है। ओके, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट सॉइल है पीट एवं जैव मृदा, पीट एंड बायोटिक सॉइल। यह मृदा अधिक वर्षा एवं उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। उपयुक्त दशा में वनस्पति की समृद्धि भी बेहतर होती है, जिससे इस मृदा में जीवाश्म के अंश पर्याप्त होते हैं, इसलिए इसमें ह्यूमस अधिक होता है। कई बार यह 40 से 50% तक होता है। अधिक ह्यूमस के कारण ही यह मृदा भारी एवं गहरे हरे रंग की होती है। ओके, इसमें लोहे के अंश भी होते हैं। चूँकि यह मृदा वर्षा ऋतु में प्रायः जलमग्न होती है, इसलिए प्रायः यहाँ लवण सापेक्षतः ज़्यादा होता है। इसमें फास्फोरस एवं एल्यूमिनियम सल्फेट की अधिक होने के कारण यह पौधों के विकास हेतु हानिकारक होती है। इसमें फॉस्फेट तथा पोटाश की कमी होती है, याद रखिएगा।
यह मृदा भारत के डेल्टाई क्षेत्र तथा हिमालय की तराई में पाई जाती है। इसके अलावा यह सीमित रूप से बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में भी पाई जाती है। यह हल्की उर्वरता वाली फसलों हेतु उपयुक्त मृदा है। इस पर मैंग्रोव वनस्पति का विकसित बेहतर होता है। ओके, इतना क्लियर हुआ। लास्ट सॉइल रहेगी शैलाइन सॉइल, लवणी मृदा। भारत के दलदली, शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में लवणी मृदा पाई जाती है। इसका सर्वाधिक विस्तार कच्छ के रण में पाया जाता है। इसके कई स्थानीय नाम है। उत्तर प्रदेश में इन्हें रेह या ऊसर, हरियाणा में थूर व कल्लर, केरल में कारी, बिहार में चौपन, गुजरात में खार या लोपा जैसे नामों से पुकारते हैं। शुष्क व अर्धशुष्क तथा अवरुद्ध जल निकास वाले क्षेत्रों में जल तल ऊंचाई होने से लवणी मृदा का जन्म होता है। यह मृदा अनुर्वर होती है तथा इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। जिप्सम का प्रयोग करके लवणी मिट्टियों को कृषि योग्य बनाया जाता है। ओके, तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।